हरियाणा में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको आजीवन कर दिया गया। पहले 5 साल के लिए होता था, 5 साल के बाद दोबारा टेस्ट देना होता था, लेकिन एक बार जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करेगा, अब उसे पूरे जीवन कोई दोबारा टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक हैप्पी कार्ड योजना 1000 किलोमीटर तक की साल में लगभग 22,89,000 लोगों को मुफ्त में हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा की सुविधा दी गई है। और इसके अलावा मैं और किस किस की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, हर घर नल से जल हो, और किसान सम्मान निधि हरियाणा में लाखों किसानों को देने की बात हो, हर गरीब का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो, हर गरीब को 5 किलो मुफ्त में अनाज देने की योजना हो, ये तमाम हरियाणा में योजनाएं निरंतर चल रही हैं। लेकिन हमने तो वो दौर भी देखा है, कहते हैं जब अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। यहां तो हरियाणवी एक की सोच के साथ 10 साल से बीजेपी की सरकार ने काम किया है और सभी जिलों का समान रूप से विकास किया है। हमने हुड्डा साहब का वो दौर भी देखा है जब विकास सिर्फ कुछ जिलों में सिमट कर रह गया था, और ये मेरे कहने से नहीं है, अब तो आरटीआई है, हर विभाग का आप हिसाब निकाल सकते हैं। लेकिन हमने पूरे हरियाणा के लोगों को एक नज़र से देखा है और समान विकास पूरे हरियाणा में देखने को मिला है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के देखो, इतने सुलभ, इतने सरल, रात के 2 बजे तक लोगों से मिलते हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री ने आज तक ये करके दिखाया? तो ऐसा सुलभ और सरल व्यक्तित्व का धनी मुख्यमंत्री हरियाणा के पास है। और अब तो समस्या देखकर समस्या दूर जाती थी। पहले बापू बेटे के राज में तो जिला देखकर समस्या दूर की जाती थी। सवाल उठा रहे हैं, पहले तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे कि जातिगत जनगणना पार्टी करवाना चाहती है या नहीं। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी विपक्ष ये कहता है। ओबीसी को लेकर भी राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि अधिकारी नहीं है फैक्ट्री लेवल के। देखिए, अब मैं इस ओबीसी का सबसे पहले विरोध इस कांग्रेस पार्टी ने, और जो उनका नेता उठा रहा है, उनके तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सबसे पहले ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया। और ओबीसी को आयोग को संवैधानिक दर्जा दशकों गुजर गए मांगते मांगते, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। ओबीसी को आयोग को अगर संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। तो ये तो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये सिर्फ इस देश में जाति के नाम पर इन्होंने बहुत रोटियां सेक ली। अब देश के लोग समझ गए हैं, देश अब एक है और एक रहेगा। अभी ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये देश को जातियों में बांटकर, जातियों को लड़ाकर, ये देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और देश की आर्थिक हालात को खराब करना चाहते हैं। बीजेपी नहीं चाहती जातिगत जनगणना हो? नहीं, जातिगत जनगणना का मतलब क्या है? लेकिन ये जातिगत जनगणना को, ये इन समाजों को 2800 जगह बांटना चाहते हैं। इस देश में 2800 जातियां हैं। ये 2800 जातियों में बांटकर इस देश को पीछे धकेलना चाहते हैं। इनका मकसद किसी को कुछ दिलाना नहीं है, सिर्फ इसको, इस देश को जातियों में बांटना है, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना है, जातियों में बांटकर उनको आपस में लड़ाना है। इनका और कोई मकसद नहीं है,
क्योंकि ये हताश हो गए हैं। देश के लोगों ने वोट की तीसरी बार इनको ऐसी गहरी चोट पहुंचाई है कि बौखलाए हुए हैं। बौखलाकर अब इनको मोदी विरोध नहीं, अब ये देश विरोध पर उतर आए। हुड्डा साहब कहते हैं कि जो 8 लाख का जो क्राइटेरिया था वो आपने ही 6 लाख किया और अब दोबारा उसको 8 लाख किया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। देखिए, ऐसा है, ठीक है 6 लाख हुआ था, लेकिन 8 लाख हमने कर दिया। हमने तो ऐसी बहुत नई बातें की हैं। हमने इन 10 सालों में उनकी तरह किसान की ज़मीनों को नहीं हड़पा। सेक्शन 4, 6, 9 लगाकर किसानों की फसल का मैं अगली प्रेस में आएंगे। इन्होंने 1000 करोड़ रुपए दिए, हिसाब तो हम देंगे ना। इन्होंने 10 सालों में किसान की खराबे का 1000 करोड़ रुपया दिया, हमारी सरकार ने 12000 करोड़ रुपया दिया। लेकिन हम इनको हिसाब नहीं देंगे, हम हरियाणा के 2.5 करोड़ मतदाताओं को हिसाब देंगे और उनको ही देंगे। ये कोई हिसाब पूछने वाले नहीं है, प्रदेश की जनता को हिसाब देंगे। गुजरात का बजट स्पोर्ट्स का 500 करोड़ या 600 करोड़ और हरियाणा का 60 करोड़ और मेडल हरियाणा में 5। ये भेदभाव क्यों? ऐसा नहीं, तो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। देखिए, विपक्ष तो झूठ का खजाना है, झूठ बोलना उनकी फितरत में है। अब आप बताइए, इस देश का 2014 से 2013 में जो कृषि बजट है वो 21,000 करोड़ रुपए था, आज 1,52,000 करोड़ रुपए हो गया। कौन है किसानों का हितैषी? हेल्थ का बजट इनका 35,000 करोड़ रुपए था, आज 1,60,70,000 करोड़ रुपए हो गया। और मोदी जी ने देश की जनता को हिसाब दिया है अपने 10 साल का। हम भी हरियाणा के लोगों को हिसाब देंगे। एक और आरोप है मंत्री जी, 7% जीएसटी कलेक्शन हरियाणा पे, लेकिन रिटर्न उनको 8% हरियाणा को केवल, ये भी भेदभाव है। ये मेरा झूठ का खजाना है। ये हरियाणा को इनके राज में, अब मैं वो आगे आएंगे सारे आज ही बोल दूंगा, ठीक नहीं है ना आपके पास स्पेस है उतना। लेकिन हम प्रदेश के लोगों का हिसाब देंगे, हर डिपार्टमेंट का हिसाब देंगे, हर चीज का हिसाब देंगे। मंत्री जी, अभी पीछे दीपेंद्र हुड्डा आया फरीदाबाद में, तो उन्होंने कहा कि पूरा फरीदाबाद गंदगी का ढेर बना हुआ है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आज फरीदाबाद की दशा सुधर नहीं पाई। देखिए, एक बात सुने, ये अपने 10 साल का हिसाब दे दें कि फरीदाबाद को इन्होंने कितना पैसा खर्च किया था। हम 10 साल में फरीदाबाद में मोदी और मनोहर जी ने कितना पैसा दिया, हिसाब दे देंगे। बैठ जाए हमारे साथ, अब ये हिसाब बैठ जाए। इनको क्या देंगे? फरीदाबाद के लोगों को हमने हिसाब दिया, उन्होंने रिजल्ट दे दिया, उससे ज्यादा फैसला कौन देगा? हमने हिसाब दिया, पूरे लोकसभा के चुनाव में हिसाब दिया, उस हिसाब का हिसाब किताब कर दिया लोगों ने। स्टेट में भी ऐसा रिजल्ट उम्मीद है 100%। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मेरी बात याद रखना। और मेरी बात झूठी नहीं होती। मैंने कहा था ना, अपने हर बार कहा था कि जीत हमारी ही होगी। पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहा था, और अब कह रहा हूं, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और फरीदाबाद में कांग्रेस का सोपड़ा साफ होगा। थैंक यू। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हर हफ्ता करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी को लेकर मुख्यमंत्री जी ने 4 करोड़ की घोषणा की, क्या ये उनकी काबिलियत को लेकर की है या कोई राजनीतिक? देखिए, खेल को कभी राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मुझे हुड्डा साहब ये बता दें कि पहले भी ओलंपिक हरियाणा में जीत के आते रहे, उन्होंने कितने लोगों को राज्यसभा में पहुंचाया, बताए ना। आज वो राज्यसभा में पहुंचाने के काबिल नहीं है, तो आज उनको याद आ रही है। क्या बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार। एक थोड़ी अनेक उम्मीदवार है हमारे यहाँ, तो सबको पता है एक ही है, नायब सैनी। पार्टी ने खुले मन से घोषणा कर दी। वहां तो एक नहीं, कई कई उम्मीदवार सपने ले रहे हैं। तो इसलिए, और सपने लेने का हर किसी को हक है, मुझे कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है, कोई भी सपना ले सकता है। तो अभी क्योंकि हर हफ्ते प्रेस होगी, मैं आज सारी बात कहूंगा ठीक नहीं है।
अब तो नया नया मसाला आपको देंगे। मंत्री जी आपने लेकिन मैं अपनी बात आप जो पूछ रहे हैं ना, मैं अपनी बात कहने से पहले, समाप्त करने से पहले, मैं आप सब मित्रों के माध्यम से, जो हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में जो भारत के मस्तक को ऊंचा किया है, भारत के साथ साथ हरियाणा की इज्जत को भी उन्होंने 4 चांद लगाए हैं। हमें अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। हरियाणा खेलों की खान है। देश को हर खेल में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हरियाणा ने दिए। किसी भी दुनिया के खेल में जितने पदक आते हैं उसमें हरियाणा के खिलाड़ी 60 से 70% हिस्सा लेके आते हैं। तो मैं उन सब खिलाड़ियों को भी अपनी तरफ से भी, आप तमाम लोगों की तरफ से भी मैं हार्दिक उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमेशा इसी खेल भावना से खेलेंगे और दुनिया में भारत के तिरंगे का सम्मान बढ़ाएंगे। इतना कहते हुए हम तो हरियाणा के लोगों को पाई पाई का हिसाब देंगे और दे रहे हैं। अब मैं उन सारी चीजों पे नहीं आता, लेकिन हमारी अब नायब सिंह की सरकार ने जो अभी अभी फैसले लिए हैं लोगों के हित में, जरा एक नजर में उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप देखेंगे पिछले 10 सालों में हरियाणा नॉन स्टॉप विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। एक ट्रांसपेरेंट, एक ईमानदार सरकार प्रदेश के लोगों को दी है, जिसके विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक कोई आरोप नहीं है। वरना हमने तो हरियाणा में 10 साल पहले जो सरकार थी उनके कई मंत्रियों को भ्रष्टाचार में जेल जाते हुए देखा। तो एक विकास वाली, सुशासन वाली 10 साल में सरकार थी। पहली सरकार है हरियाणा में जिसने 24 फसलों को सबको एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है। पहले 14 फसलों को खरीदते थे, पहले भी हरियाणा नंबर 1 पे था, 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता था। और अब हरियाणा की तमाम 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सैनी जी ने की है। ये क्या खरीदते थे क्यों मालूम है? तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। दूसरी जो घोषणा है, हरियाणा में ऐसे 46 लाख परिवारों को, 40 लाख लोगों जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है, उनको रसोई का गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। ये तो घोषणा पत्र में रख रहे हैं, हमने कर दिया। तीसरा, अग्निवीरों को राज्य की पुलिस में और माइनिंग गार्ड में 10% आरक्षण देने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। और हरियाणा की ये खेल नीति का परिणाम है कि आज हरियाणा के खिलाड़ी, चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियंस हो, विश्व खेल हो, सब में अधिकतर पदक जीत कर ला रहे हैं। अभी अभी जो 6 पदक जीते हैं उनमें 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने खरीदे। ये हरियाणा की जो खेल नीति हमारी सरकार ने बनाई, ये उसका परिणाम है। एक अभी हरियाणा में जो ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर 6 लाख तक की सीमा थी, उसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। और टीजीटी टीचरों को भी, सैलरी को भी उससे बाहर कर दिया गया है।
मित्रों, यही नहीं, इसके अलावा जो महिला उद्यमी हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जो उनके लिए स्वरोजगार का एक माध्यम बनेगा। एक टीजीटी जो 7471 टीचर हैं, उनकी उन्होंने भर्ती कर दी है, उनकी लिस्ट निकाल दी है। हमारे विरोधी को बहुत शौक है हाई कोर्ट में भर्तियों को रुकवाने का, नौजवानों को नौकरी देने के लिए तरह तरह के वो हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन न्यायालय के आदेश पर इतने 7471 टीजी टीचरों को लिस्ट निकाल दी गई है। और जहां तक नौकरी की बात है, इन्होंने 10 साल में 1 लाख नौजवानों को रोजगार दिया था, सिफारिश के आधार पर, रिश्वत के आधार पर, परिवार के आधार पर, अपने नज़दीकी लोगों को। लेकिन हमारी सरकार ने काबिलियत के आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची 1,40,000 नौजवानों को रोजगार इनसे ज़्यादा दिया है। अब मैं जो आज हमारा हिसाब किताब मांग रहे हैं बापू बेटे, उनसे पूछना, अपने राज में उन्होंने किसानों की जमीनों को कैसे लूट लूट कर बिल्डरों को दिया था, जरा उसका हिसाब भी हरियाणा के लोगों को दे दें तो अच्छा रहेगा। इसी तरह लाल डोरा की योजना हो, शहरी क्षेत्रों में जो किराएदार थे उनको मालिकाना हक देने की बात हो, और गांवों में, शहरों में लाल डोरा मुक्त भी हमारी सरकार ने यहां पर किया है। जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछते हैं, और जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब पूछते हैं। जिन्होंने आजादी के बाद, जिनको 65 साल मौका मिला इस देश में, उन 65 सालों में इस देश की क्या हालत थी? क्योंकि हमेशा जात पात के नाम पर उन्होंने लोगों को लड़ाया, जाति पाति में, धर्म के आधार पर लोगों को बांट के रखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि देश में रोज दंगे होते थे, फसाद होते थे, कर्फ्यू होते थे, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति अंग्रेजों की भी थी और कांग्रेस की भी है। लेकिन अब देश के लोग जागरूक हो गए हैं। अब लोग बन गई है, जो मोदी सरकार की सोच है कि देश पहले, अब इस देश के लोगों के लिए भी देश पहले वाला सोच बन गया है। इसलिए ये बौखलाए हुए हैं कि देश के लोगों में देशभक्ति का जज्बा लगातार बढ़ रहा है। हर घर पर तिरंगा नजर आने लगा है। देश के लिए लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इनको हजम नहीं हो रहा। इसलिए ये फिर से देश को जातियों में बांटकर इस देश का नुकसान करने में लगे। दुनिया में भारत विरोधी जो ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है
उसको कैसे रोका जाए। ऐसी ताकतें हिंदुस्तान में भी हैं जो देश की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत जिनको हजम नहीं हो रही है, इसलिए ये सब ताकतें मिलकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को रोकना चाहते हैं, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। आजकल हरियाणा में हिसाब मांगने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, और हिसाब कौन मांग रहे हैं? जिस पार्टी के अधिकतर नेता आज भ्रष्टाचार में के गुनाहों में जमानत पर हैं, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए किस तरह लूट मचाई और सब लोग ऊपर से लेकर नीचे तक उन घोटालों भ्रष्टाचार में आज जमानत पर हैं। इसलिए मैंने कहा जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब मांग रहे हैं। और हिसाब ये कौन है मांगने वाले? लोकतंत्र में हिसाब दिया जाता है मतदाताओं को, प्रदेश के लोगों को। हम इनके रहमो करम पर 10 साल से केंद्र में और हरियाणा में सत्ता में नहीं हैं। हम हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से 10 साल से बीजेपी सत्ता में है।